हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आपका वेलकम है फार्म हाउस पर। तो आपको मैं एक छोटा सा इंट्रो देना चाहता हूँ। जैसे आपका अभी फर्स्ट सेमेस्टर है, आप अभी भी फार्म में नहीं हो, है ना। तो आपको कुछ नहीं पता होगा कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट को कम टाइम दोगे तभी चलेगा, किस सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज है, किस सब्जेक्ट का कम वेटेज है सिलेबस का, है ना। तो ये कौन से सब्जेक्ट का ज्यादा डिफिकल्ट है सिलेबस, किसका कम डिफिकल्ट है, इसी का मतलब, ठीक है। तो आपको टेंशन करने की कोई बात नहीं है। जो आपका फार्म हाउस चैनल है ना, ये आपके साथ खड़ा है, ठीक है। आपको इस चैनल पर हर एक लेक्चर मिलेंगे, मतलब कि हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के, हर एक यूनिट के, हर एक टॉपिक के लेक्चर मिलेंगे, प्लस नोट्स मिलेंगे। नोट्स की आप कंडीशन देख सकते हो, बिल्कुल इजी वर्डिंग है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और आप लेक्चर साथ में साथ लगाते जाएंगे तो आपको कोई परेशानी आएगी बी फार्म के पूरे डिग्री में, ठीक है, फार्म हाउस चैनल के साथ अगर आप रहेंगे, ठीक है। तो जो ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। और आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, जो आपके जो मैं टॉपिक्स आके आपको कराऊंगा, ठीक है। ये सितंबर के लास्ट तक सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सारे लेक्चर्स आपको आ जाएंगे इस चैनल पे सितंबर के लास्ट तक, ठीक है। अगर नहीं आए तो अनसब्सक्राइब कर देना, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया हो तो, ठीक है। तो अब इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। Pharmacy is the branch of health and science that deals with the discovery, preparation, manufacturing, storage, dispensing, proper use of medicines. The pharmacy profession in India has a long history. In ancient times, medicine were prepared by traditional healers. There were no pharmacists, pharmacy colleges, no pharmaceutical companies. Over many years, pharmacy developed into a scientific profession with proper education, industries, and government organizations. तो ये कह रहे हैं जो हमारा एक फार्मेसी है वो एक ब्रांच है किसका, हेल्थ साइंस का। जो किसके साथ डील कर रहा है, मतलब कि जो फार्मेसी है वो हमारे पहले मेडिसिन को बनाता है, ठीक है। मतलब मेडिसिन की पहले डिस्कवरी करता है, उसके बाद उसको प्रिपेयर करता है, उसके बाद वो लोगों पे टेस्ट करता है, मतलब कि हम कह सकते हैं पहले वो एनिमल्स पे टेस्ट करता है, उसके बाद वो लोगों पे ट्रायल करते हैं, जिसको हम ट्रायल कहते हैं, टेस्ट कहते हैं। टेस्ट करते हैं, उसके बाद उसको पूरे प्रॉपरली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रॉपरली, मतलब कि बल्क में मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको स्टोर करके डिस्पेंस करते हैं, डिस्पेंस किसके थ्रू करते हैं, रिटेल शॉप्स के थ्रू, होल सेलिंग के थ्रू, ठीक है। एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज में, ठीक है। और साथ ही साथ में प्रॉपर यूज भी बताते हैं मेडिसिन का, क्योंकि देखो जो फार्मासिस्ट है वही एक ड्रग की डिस्कवरी करता है, मतलब वही एक मेडिसिन को खोजता है, ठीक है। तो मेडिसिन को खोजने के बाद वो वैसे नहीं मार्केट के अंदर सीधा ले आएगा कि भाई ये मेडिसिन है इस चीज का, तो ये इसका ये यूज है, आप खाना शुरू कर दो, नहीं। वो सबसे पहले उसके ट्रायल्स करता है, उसके टेस्ट करता है, पहले वो करेगा एनिमल्स पे, ठीक है। वो दो तरीके से करता है एनिमल्स पे, एक होता है इन विट्रो स्टडी, एक होता है इन विवो स्टडी, ठीक है। इन विट्रो में क्या होता है कि जो एनिमल है उसका कोई भी पार्ट समझ लो निकाल के बाद उसके ऊपर वो टेस्टिंग करेगा उस ड्रग से, ठीक है। और इन विवो में क्या होता है कि वो जो ड्रग है वो डायरेक्टली उस एनिमल को देगा, फिर उसके बाद में उसको एनालाइज करेगा कि क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बॉडी में, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसको रिपोर्ट बनाएगा, आगे फिर हमारा जाएगा सीधा CDSCO के पास, ठीक है। तो उसके बाद वो आगे अप्रूवल देगा कि हाँ अब आप ह्यूमन के पास कर सकते हो ये ट्रायल, मतलब आप ह्यूमन पे टेस्ट कर सकते हो। तो वो ह्यूमन पे उसका बॉडी का ऑर्गन नहीं निकालता है, ठीक है, ह्यूमन पे नहीं निकालेगा बॉडी, उसका बॉडी का ऑर्गन निकाल के उस टेस्ट करेगा। ह्यूमन में करने से पहले उसके 4 फेजेस होते हैं, मतलब ह्यूमन पे जब वो टेस्ट करता है वो 4 फेजेस में करता है। क्लिनिकल 1 फेज, क्लिनिकल 2 फेज, क्लिनिकल 3 फेज, क्लिनिकल 4 फेज, ठीक है। उसमें ये होता है पहले छोटा ग्रुप बनाता है, लोगों को देता है, फिर पहले वो एडवर्स इफेक्ट्स, पहले उसके साइड इफेक्ट्स देता है, दूसरे में उसके एडवर्स इफेक्ट देखता है, तीसरे में उसका थेरेपेटिक इंडेक्स देखता है, चौथे में ओवरऑल सारा कुछ देख के कह सकते हैं हम ज्यादा पेपर्स लेके उन पे टेस्ट करता है कि कितना उसका अच्छा रिपोर्ट आ रहा है, कितना बुरा रिपोर्ट आ रहा है, कितना उसका ईडी आ रहा है, कितना उसका एडी आ रहा है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमारी जो मेडिसिन है वो CDSCO के पास फिर से रिपोर्ट जाएगी कि हमारी रिपोर्ट ये आया है, इतने पर्सन को ये साइड इफेक्ट हुए हैं, इतने पर्सन में इफेक्टिव डोज साबित हुआ है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे जो हमारा CDSCO है वो उसको अप्रूव कर देगा डॉक्टर, ठीक है। बट वो अप्रूवल के बाद भी वो उसका हम कह सकते हैं फार्माकोविजिलेंस एक स्टेज होता है, ठीक है। जो कोई ड्रग हमारी मार्केट में आती है उसके बाद भी उसकी एनालाइज चलता रहता है। वो कैसे देखो, अगर कोई मार्केट में ड्रग आ गई है, ठीक है, वो लोगों ने देखा, क्योंकि आपको पता है जो हर एक पीपल का हर एक जेनेटिक मटेरियल अलग है, मतलब हर एक वो जेनेटिकली अलग है, ठीक है, क्योंकि जीन्स अलग होते हैं, हर एक पर्सन का अलग जेनेटिक चीज होता है ना, अलग जेनेटिक से बना हुआ, जेन से बना हुआ है, ओब्वियसली उसके हर एक फंक्शन अलग अलग परफॉर्म करेंगे। हर बॉडी के हर पर्सन के फंक्शन एक जैसे नहीं होते, ठीक है। मतलब कि कईयों को छोटा कईयों को 500 mg पैरासिटामोल लेके ही पेन सही होता है, कई को नहीं सही होता 500 mg से। कईयों को बारबिटरेट्स होता है जो हमारे सेडेटिव्स होते हैं, जिसको नींद नहीं आती वो लेते हैं। कईयों को 5 mg पे नींद आती है, कईयों को नहीं आती, ठीक है ना। वो अलग अलग बॉडी की टॉलरेंस होती है उसकी जीन्स के अकॉर्डिंग, जो हमारी जो इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिटेंस को अकॉर्डिंग मिला होता है, ठीक है। फादर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा बॉडी
बने होते हैं, वो अलग अलग होता है हर एक पर्सन का, ठीक है। तो बेसिकली फिर उसमें जैसे आपको पता होगा एक कोरेक्स सिरप होता था, कोरेक्स, वो हमारा कप में लेते थे, ठीक है। उसका बहुत मिसयूज होता था, ठीक है, बहुत लोग उसको मिसयूज करते थे। तो क्या किया, उसको नोटिस किया लोगों ने, ठीक है। जो हमारे सीडीएसई के जो हमारे जो मेंबर्स होते हैं, जो हम कह सकते हैं, जो एम्प्लॉयज उन्होंने लगाए होते हैं मार्केट में एनालाइज करने के लिए ड्रग्स, उन्होंने उसको देखा कि वो बहुत लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं नशा वगैरह करने के लिए, ठीक है। उससे ड्रग एडिक्शन भी हो रही है, टॉलरेंस बहुत क्रिएट हो रही है। तो जो कोरेक्स सिरप है, उसको विड्रॉ कर लिया गया मार्केट से। अब कोरेक्स सिरप आपको प्रिस्क्रिप्शन पे मिलेगा या फिर बहुत ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो भी बहुत अगर सीरियस है, अगर सही नहीं हो रहा किसी भी मेडिसिन से, जैसे टोरेक्स सिरप होता है, उससे सही नहीं हुआ, फिर कोरेक्स सिरप दिया जाएगा प्रिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो बहुत सारे सिरप्स आ गए हैं, जैसे हमारे गुआनिन वगैरह के आ गया, ब्रोमहेक्सिडिन वगैरह आ गए, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता लग गया कि डिस्कवरी कैसे होती है, प्रिपरेशन कैसे होती है, मैन्युफैक्चरिंग का वो बताइए कि पहले जो अगर वो अप्रूव हो गया तो ऑब्वियसली फिर वो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होगी। डिस्पेंसिंग मतलब रिटेल शॉप आपको पता है क्या होती है, जो मेडिकल स्टोर्स होती हैं मार्केट वगैरह में, उसके थ्रू डिस्पेंस होंगी, या फिर अपने हॉस्पिटल फार्मेसी होगी, कम्युनिटी फार्मेसी होगी, या फिर अपने होलसेलर्स हो गए, वो भी डिस्पेंसिंग ही इसको कहेंगे, क्योंकि होलसेलर हमारा बल्क में मेडिसिन को कह सकते हैं सेल कर रहा है, किसी भी अपने रिटेलर्स को सेल कर रहा है, या फिर व्हीकल रिटेलर्स को सेल कर रहा है, वो उसमें डिपेंड करता है, ठीक है, वो भी डिस्पेंसिंग में आता है। अब बात यहाँ पे है प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन। देखो, जिस पर्सन ने मेडिसिन बनाई है तो उसको उसके बारे में ज्यादा नॉलेज होगा एक एज ए डॉक्टर के कंपेयर, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर ने मेडिसिन नहीं बनाई, सीधी बात, ठीक है, तो डॉक्टर को उसके बारे में इतना नहीं पता होगा। जिस पर्सन ने मेडिसिन बनाई है उसने ये सब चीजें देख के बनाई है, तो ऑब्वियसली जो फार्मासिस्ट है उसको यूसेस के बारे में अच्छे से पता होगा एज कम्पेयर टू डॉक्टर के बारे में। जो फार्मासिस्ट ही होता है वही जाके डॉक्टर को बताता है, सीधी बात, ठीक है। क्योंकि जो वैसे डॉक्टर को थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है ड्रग्स के बारे में, बट इतना डिटेल में नहीं पढ़ते डॉक्टर्स, क्योंकि वो सर्जिकल फील्ड होती है उनकी, सर्जिकल प्रैक्टिकल्स वगैरह ज्यादा करते हैं डॉक्टर्स जो एमबीबीएस वगैरह करते हैं, ठीक है। तो सिंपली वो प्रॉपर यूसेज कैसे बताता है, देखो कोई भी हमारी ड्रग होती है, आपने कभी सुना होगा कि ये भी ड्रग आपको खाली पेट लेनी है, ये ड्रग आपको खाना खा के लेनी है, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है, जैसे हमारी एसिडिटी होती है, तो कहते हैं ना डॉक्टर की इसको खाली पेट लो, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना वो खाली मतलब कि एम्प्टी स्टमक ज्यादा एसिड बनाती है, ऐसे मतलब एसिडिटी ज्यादा बनती है एक एम्प्टी स्टमक, ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर आपने खाना खाने के बाद, इतना बनता नहीं है एसिडिटी, क्योंकि जो एसएल होता है उनका फिर काम करने में लग जाते हैं अपने फूड्स की ब्रेकडाउन में। आपको पता है एसएल क्या करते हैं, फूड्स की ब्रेकडाउन करके उनको डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा पेट एम्प्टी है, मतलब हमारे फूड में अपना फूड प्रेजेंट ही नहीं है, हमारे स्टमक में फूड प्रेजेंट ही नहीं है, तो एसएल एसिडिटी करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो हमारे ओमेप्राजोल, अपना पेंटाप्रोजोल, जो एसिडिटी के ड्रग्स हैं, उनको खाली पेट ज्यादा देना इफेक्टिव साबित हुआ है, ठीक है। अब खाना खाने के बाद भी कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, जैसे मेटफॉर्मिन, जो अपनी डायबिटीज की ड्रग है, वो हम खाना खाने के बाद लेते हैं। क्योंकि आपको बताया, अगर हम जैसे खाना खाते हैं तो हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है, वो एकदम से उसमें हाई स्पाइक आता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं ना हाई स्पाइक आया, तो एक साथ कितना समझो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो फिर मेटफॉर्मिन क्या करता है, मेटफॉर्मिन जाके उस ग्लूकोज को सेल को पहुंचाता है, ठीक है, उन ग्लूकोज को सेल को पहुंचाएगा, सेल फिर उस ग्लूकोज को यूज करके अपना एटीपी जनरेट करेगा, ठीक है। ये आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे पाथवे कैसे वो जनरेट करता है। और जो इसका जो मैंने बताया कि मेटफॉर्मिन ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है ब्लड में, उसको आप पढ़ोगे फार्माकोलॉजी में, एक एक करके सब पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में ही आपका फार्माकोलॉजी जनरल, उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो हम, जैसे आप दूध के साथ आप टेट्रासाइक्लिन नहीं ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जो दूध के अंदर जो मिल्क है उसके अंदर हमारे आयंस होते हैं, कैल्शियम वगैरह, ये सब हमारे आयंस हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं, टेट्रासाइक्लिन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। आपने 12th की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा चिलेटिंग बारे में, चिलेटिंग एजेंट्स, चिलेट्स है ना। तो वो क्या होता है, चिलेट्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है, हमारे जो टीथ है उसके ऊपर उसकी एब्जॉर्प्शन हो सकती है, हमारे टीथ की मतलब कि नीले कलर के हो जाएंगे, येलोइश ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा समझो। टॉक्सिसिटी कर देगा हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारा रीनल डैमेज कर देगा, मतलब किडनी खराब कर देगा। तो यही चीज है, यही पूरी लाइन की मतलब था। देखो ये जो लेक्चर है ना, इसमें आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझा सकता मैं, क्योंकि इसको आप थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये इवैल्यूएशन है। ये आपको आपको तो पता लग जाएगा। देखो अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो हमारे पहले इंडिया में कोई फार्मेसी कंपनी नहीं थी, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं थी, कोई फार्मेसी का हम कह सकते हैं फील्ड नहीं था, कोई फार्मासिस्ट नहीं था, क्योंकि अगर फार्मास्यूटिकल की स्टडी नहीं होती थी तो फार्मासिस्ट कैसे बनेंगे, ठीक है। और अगर फार्मासिस्ट की स्टडी नहीं होती थी, इसका मतलब कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं थी, उनको पता नहीं था कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में क्या होता है। तो बेसिकली जो एशियन टाइम, जो हमारे पहले का भारत था, उसके अंदर हमारे वैद्य, आपने सुना होगा वैद्य के पास ले, जो वैद्य हकीम होते थे, वैद्य हकीम क्या होते थे, जो हमारे में जो कोई पर्सन बीमार हो गया उसको ड्रग्स देते थे, ड्रग्स मतलब कि मेडिसिन देते थे, है ना, वो उनके पास जाता था, मेडिसिन देते थे। बट
जो वो अपने वैद और हकीम थे, वो कोई ऑर्गेनिक, हम कह सकते हैं जैसे केमिकली ड्रग्स नहीं देते थे, जैसे हम केमिकल कंपाउंडली, जैसे हमारे आज के जितने भी ड्रग है वो सिंथेटिकली है, जो हमारे मोस्टली केमिकल कंपाउंड्स से बने होते हैं, ठीक है, जैसे को जैसे मोस्टली अपने केमिकल कंपाउंड्स बने होते हैं आज के सिंथेटिक ड्रग्स, जिसको हम एलोपैथिक कहते हैं, एलोपैथिक नॉट अ होम्योपैथिक, ठीक है। बट जो पहले के जो हमारे वैद हकीम थे, वो होम्योपैथिक में बिलीव करते थे। क्यों? जो हमारा, जैसे आपने कभी सुना हो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी सिस्टम, जैसे वो सब ना हमारे हर्बल ड्रग्स बनाते थे। हर्बल ड्रग्स मतलब वो प्लांट्स के यूज करते थे, या फिर कुछ एनिमल से जो हमारे प्रोडक्ट्स मिलते थे उनको यूज करके हमारे ड्रग्स बनाते थे, बट वो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज नहीं करते थे, ठीक है। तो हम कैसे ऑर्गेनिक, अपने कोई भी ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, या फिर कोई भी अपना जैसे केमिकल कंपाउंड, या फिर कोई सिंथेटिक ड्रग नहीं बनाते थे, वो हर्बल ड्रग्स पे बिलीव करते थे। क्योंकि जो हमारे पहले के जो हमारी स्टडीज होती थी, जैसे आयुर्वेदा वगैरह हमारे सिस्टम होते थे, जिसके थ्रू जो अपने वैद्य वगैरह होते थे, उसको उसके अकॉर्डिंग अपने को ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते थे पहले के टाइम पे, ठीक है। तो वही बात बोल रहे हैं, जो हमारे पहले में, पहले जो पहले इंडिया था, मतलब जो इंडिपेंडेंस से पहले का इंडिया था, उसमें कोई फार्मासिस्ट नहीं होता था, कोई फार्मेसी कॉलेज नहीं होता था, ठीक है। टाइम टू टाइम यहाँ पे लिखा है ना, ओवर मेनी इयर्स फार्मेसी डेवलप इनटू अ साइंटिफिक प्रोफेशन विद प्रॉपर एजुकेशन। टाइम टू टाइम फार्मेसी इवॉल्व होता गया, ठीक है। और उसका एक साइंटिफिक प्रोफेशन बन चुका है अब इंडिया में, ठीक है। आपको पता है जैसे अब फार्मेसी की स्टडी होती है, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है इंडिया में, उनकी अपनी कंपनीज है, सन फार्मा हो गया, ठीक है, ये सब उनकी अपनी कंपनीज है, सन फार्मा, मैनकाइंड, डॉक्टर रेड्डीज, है ना, ये सब उनकी कंपनीज है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया कैन बी स्टडी इन थ्री हेडिंग्स। कहते हैं हम इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको तीन पार्ट्स में डिस्कस कर सकते हैं, मतलब स्टडी कर सकते हैं। कौन कौन सी? डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी एजुकेशन, मतलब कि पहले में फार्मेसी एजुकेशन का कैसे डेवलपमेंट हुई इंडिया में, ठीक है। दूसरा की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप हुई इंडिया में। तीसरा की फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे डेवलप हुए इंडिया में, अब उसकी बात करेंगे, ठीक है। देखो जो ये नोट्स है ना आपको, ये आपको एज रीडिंग करने पड़ेंगे, इजी पढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप मैं समझा नहीं सकता, इसको कंसेप्ट नहीं क्लियर कर सकता, क्योंकि इसमें कोई समझाने वाली चीज ही नहीं है। ये आपको थोरली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ, एक बार आप खुद समझ आ जाएगी। देखो, कहते हैं 1932 से पहले कोई भी हमारा फार्मेसी की एजुकेशन नहीं होती थी इंडिया के अंदर, ठीक है। फिर 1932 में हमारे एम एल श्रोफ जी, एक जो हमारे पर्सन थे, एक हम उसे कह सकते हैं, हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फार्मेसी का कोर्स लेके आए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, ठीक है, जिसको हम बीएचयू कहते हैं। मतलब 1932 में एम एल श्रोफ जी ने फार्मेसी स्टार्ट की बीएचयू में पढ़ाना, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमारे इंडिपेंडेंस के बाद फार्मेसी कॉलेजेस बहुत सारे स्टैब्लिश हो गए इंडिया में, ठीक है, बढ़ते गए। फिर न्यू न्यू कोर्सेज आए, डी फार्म आया, फिर बी फार्म आया, एम फार्म आया, फार्म डी आया, ठीक है, पीएचडी तक आ गया। आपको पता है ना पीएचडी भी होती है फार्मेसी में, ठीक है, जैसे फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, जिसमें करना चाहो आप कर लो, ठीक है। और आज इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ फार्मेसिस्ट कॉलेज प्रोड्यूसिंग ट्रेन एंड स्किल फार्मासिस्ट। और आज इंडिया में बहुत सारे फार्मेसी कॉलेजेस हैं, जो बहुत सारे हमारे फार्मासिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं एवरी ईयर, ठीक है, ट्रेंड, वेल ट्रेंड, ठीक है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, डेवलपमेंट कैसे हुई। जैसे हमें पता है, अगर हमारे इंडिया में फार्मेसी की स्टडी नहीं होती थी, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नहीं थे, क्योंकि जितने भी हमारे वैद्य हकीम थे, वो सारे हमारे हर्बल ड्रग्स देते थे, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को उनको कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले जितने भी मेडिसिन थे, मोस्टली मेडिसिन कहाँ से लेके आते थे हम, अदर कंट्री से इंपोर्ट करवाते थे। इंपोर्ट मतलब पता है ना आपको, कोई दूसरी कंट्री से अपने देश में मंगवाना, उसको हम कहते हैं इंपोर्ट। तो हम मेडिसिन को इंपोर्ट करवाते थे दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में, ठीक है। तो 1901 में क्या हुआ है, मतलब कि 1901 में जो आपको पता है, जो अंग्रेज है, उन्होंने इंडिया को बहुत लूटा है, पर अंग्रेजों ने इंडिया को दिया भी बहुत कुछ है, ये भी बात रिमेंड करनी चाहिए, ठीक है। अब 1901 में जो अंग्रेज था, उसमें ने बोला कि हमारे को बहुत खर्चा आ रहा है दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करवाने में, ठीक है। वो तो आपको पता है, कहाँ से, अब वो यूके से मंगवाएंगे, ब्रिटेन से मंगाएंगे यहाँ पे, तो ऑब्वियसली कितना चार्जेस वगैरह लग जाएगा इंपोर्ट का, है ना। तो वही इन्होंने बेंगोर केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी शुरू की अपनी 1901 में, ठीक है। उसके बाद 1907 में उन्होंने एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी शुरू करी। आज भी एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी है, पता होगा आपको थोड़ा बहुत, ठीक है। ये भी एमएनसी में आती है, ठीक है। उसके बाद क्या था कि इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट एंकरेज, गवर्नमेंट ने क्या किया, और भी इंडस्ट्रीज बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। मतलब इंडिपेंडेंस से पहले हमारी लिमिटेड इंडस्ट्रीज होती थी इंडिया के अंदर, बट इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनाना शुरू कर दिए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनाए, ठीक है। और उसके बाद पेटेंट एक्ट भी लेके आए 1970 में, ठीक है। और अलो इंडियन कंपनीज टू प्रोड्यूस जेनरिक मेडिसिन मेकिंग देम चीपर एंड अफोर्डेबल। देखो पेटेंट एक्ट क्या होता है, अभी आप एक जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट आएगा अपना फार्मेसी में, शायद सिक्स या फिफ्थ सेमेस्टर में आएगा आपको, उसमें आप पढ़ोगे पेटेंट, सभी आप एक्ट्स पढ़ोगे, जो हमारे फार्मेसी में भी बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे होते हैं ना हमारे जैसे एलएलबी वगैरह में एक्ट होते हैं, है ना।
वैसे सेक्शन आर्टिकल्स वगैरह वैसे हमारे फार्मेसी भी है। पेटेंट एक्ट हमारे को ये देता है, हमारे को ये चीज बोलता है कि अगर आपने कोई चीज इन्वेंट की है तो वो आपकी ही चीज रहेगी, वो चीज कोई दूसरा पर्सन यूज नहीं कर सकता बिना आपके परमिशन के, ठीक है। अगर उस पर्सन ने उस चीज को यूज किया तो उस पे लीगल केस हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये बोल रहा है कि एक साहब का पेटेंट एक्ट हमें एक हमारे को अपने कह सकते हैं हमें अपनी चीज पे अपना दावा करने का हक दे देता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि पेटेंट एक्ट 1970 में आया तो उसने इंडियन कंपनीज को जेनेरिक मेडिसिन प्रोड्यूस करने में बहुत, मतलब कि जेनेरिक प्रोड्यूस करने में बहुत हेल्प किया, मतलब कि कंपनीज को हेल्प किया कि वो अपनी जेनेरिक मेडिसिन बना सके, ठीक है, सस्ती और अफोर्डेबल, जो मिडिल क्लास अफोर्ड कर सके। और इंडिया, जो आज का इंडिया है, आपको पता है जो आज इंडिया है वो हमें फार्मास्यूटिकल हब ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि आज इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है अपने ड्रग्स और सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि जो जितने भी हमारे मोस्टली एमएनसी कंपनीज हैं वर्ल्ड की, उसमें से इंडिया की बहुत सारी एमएनसी कंपनीज आती हैं। जैसे सन फार्मा हो गया, मैनकाइंड हो गया, आरबुंदू फार्मा हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, ठीक है, ये सारे कौन है, ये सारे हमारे इंडियन फार्मेसी है। और आपको पता है जो इंडियन है उसमें इतना सारा अपना, जो हम कह सकते हैं लेबर बहुत है, लेबर मतलब एम्प्लॉयज बहुत है, मतलब आपको पता है पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। तो मोस्टली जो अदर कंट्रीज हैं उनके भी एबट वगैरह, जितने भी हमारी एबट है या फिर अपने जो बाहर के जितने भी सेंट्रल फार्मा वगैरह है, सारी यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप करती हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज ज्यादा है। थोड़ा हम कहते हैं लेस चार्जेस पे एम्प्लॉयमेंट उनको मिल जाते हैं एम्प्लॉय, तो यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छी मिल सकती है उनको, ठीक है। तो वही बात करें, उसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, फार्मेसी तो उन्होंने फार्मेसी तो उन्होंने इंडिया में लिया है, ठीक है। अब उनको चलाने के लिए सरकार भी तो चाहिए, जैसे हमारे को, जैसे कोई भी, अब जैसे उन्होंने एमएलए बना लिए अपने, उनको चलाने के लिए सरकार भी तो चाहिए। तो वैसे अब वो फार्मेसी की स्टडी तो इंडिया में ले आए हैं, बट उनको चलाने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए ना, जैसे आपको पता है, जैसे हमारे, अब आप ये समझो जो हमारा सीबीएसई बोर्ड है, उसको कौन चला रहा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट, जो हमारा एक बना हुआ है स्पेसिफिक। जैसे आपको कोई भी नीट का एग्जाम होता है वो कौन करवाता है, वो एनटीए करवाता है। जो हमारे जीपैट के एग्जाम होते हैं वो कौन करवाता है, वो एनबीईएमएस करवाते हैं, वो सब ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे ही फार्मेसी को रेगुलेट, उनको चलाने के लिए एक इंडिया ने हमारा पीसीआई बनाया, जैसे आपको पता है जो अभी का आपका सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है। आपको पता है ना 2026 से आपका न्यू सिलेबस शुरू हो गया है ना, फार्मेसी में, वो पीसीआई ने चेंज किया है। जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यही हमारा फार्मेसी को कंट्रोल करती है, ठीक है। ये उन्होंने पीसीआई को बनाया, ठीक है, आपने 1948 में बनाया, ठीक है। उन्होंने फिर आईपीसी को भी बनाया। उसने क्या किया, आईपीसी का बनाने का मकसद था, उन्होंने फार्माकोपिया बनाया। अब फार्माकोपिया क्या होता है, देखो हर एक कंट्री के पास ऑलमोस्ट अपना अपना फार्माकोपिया है, जिसके अकॉर्डिंग वो ड्रग्स बनाते हैं। देखो, अगर समझो कि हमारी, जैसे आप दो कंपनीज की एग्जांपल समझो, एक सन फार्मा है और एक मैनकाइंड है, ठीक है। अब दोनों ने बनानी है अपनी ग्लाइकोमेट टैबलेट। ग्लाइकोमेट टैबलेट क्या होता है, वो हमारा डायबिटीज में यूज होता है, ठीक है, ग्लाइकोमेट टैबलेट। तो सोचो कि जो हमारा सन फार्मा है, वो मेटफॉर्मिन, उसमें एपीआई होता है, जो ग्लाइकोमेट टैबलेट है ना उसमें मेटफॉर्मिन एपीआई होता है। एपीआई क्या होता है, एपीआई वो हमारी वो चीज होती है जो हमारा मेन रोल करती है, जो हमारे में थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। थेरेपेटिक इफेक्ट मतलब फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मतलब कि जो एक्चुअल में हम जैसे आपको शुगर है, ठीक है, आपको आपको ना ही हो, किसी पर्सन को शुगर है, ठीक है, उसको अब शुगर कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हम एपीआई क्या है उसके लिए, मेटफॉर्मिन ग्लाइकोमेट है, क्योंकि मेटफॉर्मिन ही कंट्रोल कर रहा है, मतलब उस शुगर लेवल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एपीआई क्या है हमारा, मेटफॉर्मिन, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा फार्माकोपिया है, ये हमारे को ये चीज बताता है कि कोई भी अपनी इंडस्ट्री है, वो एक लिमिट उन्होंने सेट की हुई है कि ये ड्रग में इतनी लिमिट ही होनी चाहिए अपनी इस एपीआई की। इस एपीआई से ज्यादा लिमिट हुई तो वो ड्रग कैंसिल है, अगर कम हुई तभी वो ड्रग को बैन किया जाएगा, मार्केट में नहीं आने चाहिए, आने दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए बहुत सारे हमारे सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज हैं, अपने एनालिटिकल लेबोरेटरीज हैं, बहुत सारे हैं, जिसमें ये सारे ड्रग्स के बैचेस में से अपना कह सकते हैं चेक होते हैं, हर एक सैंपल जाता है लेबोरेटरीज में, वहाँ पे टेस्ट होता है, एफडीए चेक करती है, अपनी ड्रग इंस्पेक्टर्स वगैरह होते हैं, वो सारे रेट वगैरह मार के चेक करते रहते हैं कि ये सब जो भी ड्रग्स बन रही है वो उसके अकॉर्डिंग बन रही है, फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग की नहीं बन रही, ठीक है। तो और भी इन्होंने सीडीएससीओ अपना लॉन्च किया इन्होंने, ठीक है। अब सीडीएसओ क्या होता है, सीडीएसओ होता है हमारा ड्रग कंट्रोलर, यही हमारा पूरे इंडिया में मेडिसिन का जितना भी कंट्रोल है यही संभालता है, ठीक है। आईपीसी ने फार्माकोपिया बना दिया, फार्मेसी ने फार्मेसी एजुकेशन कंट्रोल किया, और जितना भी मेडिसिन है उसको सीडीएससीओ कंट्रोल करता है, ठीक है। और भी ऑर्गेनाइजेशन है, आईपीए आईडीएमए, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता लगे। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे
एवेल्युएशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, ठीक है? तो अब देखो, जितने भी मैं पेजेस देखूँगा ना, जो अभी आपको मैं पढ़ाऊँगा, ये आपको खुद थोरोली पढ़ना पड़ेगा। इसमें समझाने वाला है कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है? अब इसमें क्या बोल रहा है, अभी जो हमारा कह रहा है इंडिया का जो फार्मेसी का हिस्ट्री है, वो 4 पीरियड में डिवाइड है। कौन-कौन से? आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी हमारे एशियन पीरियड में आ गए, ठीक है? एशियन पीरियड में कौन-कौन से आ गए? आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी। ये तीनों आपके टॉपिक अभी आपके फार्माकोग्नोसी में आएँगे, तो उसमें आपको मैं डिटेल में समझाऊँगा कि जैसे आयुर्वेदा हमारा किस पे डिपेंड करता है। आयुर्वेदा हमारा डिपेंड होता है पंच महाभूतम, जैसे आपको पता है कि एक कोई भी ह्यूमन है, उसका बॉडी बना हुआ है वायु से, आग से, अपना पृथ्वी से, ठीक है? पानी से और आकाश से, ठीक है ना? जिसको हम बोलते हैं ईथर, फायर, वाटर, ठीक है? और अपना कौन सा रह गया? सॉइल वगैरह अर्थ, ठीक है? उससे बना हुआ, ठीक है? तो अब यही कह रहे हैं कि जो डॉक्टर्स होते थे इन सब सिस्टम में, वो हमारे वैद्य और हकीम होते थे। दे प्रिपेयर मेडिसिन देमसेल्फ, ये खुद ही अपना मेडिसिन प्रिपेयर करते थे और खुद ही पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते थे, ठीक है? तो एशियन टाइम में हमारे कोई फार्मेसी कॉलेज ये सब नहीं हुआ करते थे, आप देख सकते हो। ये मेडिसिन किससे प्रिपेयर करते थे? ये जो मेडिसिन प्रिपेयर करते थे इन सोर्सेज से थ्रू, ठीक है? इन सोर्सेज से मेडिसिन अपनी प्रिपेयर किया करते थे, आप देख सकते हो। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, यही चीज़ ओवरऑल लिखा हुआ है समराइज़ करके कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है मेडिसिन वर यूज्ड, मतलब कि ये जो एशियन टीम में एशियन पीरियड में ट्रेडिशनल सिस्टम में मेडिसिन यूज किए जाते थे। कौन से मेडिसिन यूज किए जाते थे? देखो, जैसे हमारे अरिस्तास, आपने कभी सुना है अरिस्तास, अस्वासाज, या फिर तजबिल, तदबीर, ये सब कुछ आपको नाम अभी आपने सुना हो, नूरानी, ये सब हमारे हर्बल्स में आते हैं। ये सब हमारे पहले के टाइम में यूज हुआ थे। लाल तेल, ऐसे अलग बहुत सारे नेम है, आप सुनोगे, आपने सुने हो मे भी। ये सारे हमारे एशियन ड्रग्स हैं, ठीक है? वो आज भी थोड़े बहुत यूज होते हैं, जो बिलीव करते हैं होम्योपैथी वगैरह में वो यूज करते हैं, ठीक है? हर्बल मेडिसिन वाले कॉमनली यूज जो अपने प्लांट्स वगैरह से बने होते हैं उनको हर्बल वगैरह कहते हैं, ठीक है? तो कोई साइंटिफिक फार्मेसी एजुकेशन थी, वही ओवरऑल लिखा हुआ है, आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है? अब हमारा बात आता है ब्रिटिश पीरियड में, ठीक है? ब्रिटिश जब हमारे उन्होंने ब्रिटिश आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन इंट्रोड्यूस किया। एलोपैथिक क्या होता है? वेस्टर्न मेडिसिन, जो आज हम यूज करते हैं, जो हमारी सिंथेटिकली, जो केमिकली बना हुआ है, ठीक है? अब ये उस वक्त उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए, डिस्पेंसरीज बनाए, ठीक है? उन्होंने बहुत कुछ दिया भी है, आप देख सकते हो। देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, क्यों? क्योंकि ये जितनी भी अपनी मेडिसिन थी, ये हमारे इंग्लैंड से उनको इम्पोर्ट करना पड़ता था और मेडिसिन का खर्चा बढ़ जाता था। और इंडिया में क्योंकि बहुत कम फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, जैसे हमें पता है 1901 में बंगाल फार्मास्यूटिकल खुली, 1907 में एलएमबी खुली, उससे पहले कोई कंपनी नहीं होती थी। तो ओवरऑल इनको बहुत खर्चा बढ़ा था, बहुत कम कंपनीज थी, ठीक है? दूसरी बात, अगर कंपनीज ओपन भी होगी तो बहुत कम थी, 2-3 थी, जिसकी वजह से तब भी इनको मंगाना ही पड़ता था बाहर से, ठीक है? और कोई फार्मासिस्ट नहीं था, जो मर्जी दवाई के इंडस्ट्री में लगा हुआ है, बनाई जा रहा है, ठीक है? क्योंकि हमारे फार्मेसी एजुकेशन थी नहीं 1932 से पहले, तो फार्मासिस्ट कहाँ से बन गए, ठीक है? और जो भी जैसे कंपाउंडर्स आपको पता है, जो अपने हॉस्पिटल्स में हेल्पर होते हैं एक सबका, वो कंपाउंडर्स मेडिसिन बनाते थे, ठीक है? डॉक्टर के साथ रह के। अब बताओ, अब कोई बात हुई है, ठीक है? अब हमें ऐसे नहीं बनाने देते, ठीक है? अब कहते हैं कि नो, कोई भी फार्मेसी डिग्री नहीं थी। आप रीड करोगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है? अब ये 1930 में क्या हुआ, 1930 में अपने इंडिया हैड नो फार्मेसी एजुकेशन। 1930 में कोई एजुकेशन नहीं था। पीपल लर्न मेडिसिन प्रिपरेशन बाय वर्किंग वर्किंग विद द डॉक्टर्स, डॉक्टर के साथ अपने काम करके सीखा करते थे। ये अपना जो सेकंड फेज है, डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, मतलब कि कैसे एजुकेशन डेवलप हुई इंडिया में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें वो फेज आ जाएगा अपना कि 1932 में अपने एमएल स्टोव जी आए, उन्होंने यूनिवर्सिटी में, बीएचयू यूनिवर्सिटी में फार्मेसी एजुकेशन शुरू किया, ठीक है? जिसको हम फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन भी कहते हैं, ठीक है? उसके बाद ये आप याद रखना, ये एमसीक्यू में आया था, ठीक है? हु इज द फादर ऑफ, बहुत सारे आएंगे, हु इज द फादर ऑफ फार्माकोजेनेसिस, हु इज द फादर ऑफ फार्माकोजेनेसिस, हु इज द फादर ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स, हु इज द फादर ऑफ फार्माकोजेनेसिस, ऐसे अलग अलग बहुत सारे आएंगे, आपको देखना अभी, ठीक है? तो उन्होंने फार्मेसी एजुकेशन शुरू किया, उन्होंने फार्मेसी सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, ट्रेन क्वालिफाइड फार्मासिस्ट उन्होंने बनाए, ठीक है? पढ़ाई मतलब करवाई शुरू, तो ऑब्वियसली जो हमारे पास आउट होंगे ट्रेंड क्वालिफाइड ही फार्मासिस्ट प्रोड्यूस होंगे। तो ये इसमें लिखा हुआ आप देख सकते हो। अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या ग्रोथ हुआ इंडिया में, ठीक है? वही है कि इंडिपेंडेंट बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप की, बहुत सारे फार्मेसी कॉलेजेस बनाए, जिसमें फार्मेसी एजुकेशन स्टार्टअप किया, ठीक है? मैंने कॉलेजेस आर ओपन, ठीक है? वही है कि बहुत सारे फार्मेसी कॉलेजेस कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए, जैसे डी फार्म 2 साल का होता है, आपको बताइए, ठीक है? बी फार्म हो गया, उसके बाद अपने एम फार्म हो गया, पीएचडी हो गया। तो आपको इसमें बताने की जरूरत नहीं है, आप रीड करोगे आपको पता लग जाएगा। इसमें मैं क्या ही समझा सकता हूँ, ठीक है? अगर कोई कंसेप्ट होता तो मैं समझा भी देता एग्जाम्पल वगैरह से, इसमें कोई समझाने लायक है नहीं, ठीक है ना? तो अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज में कैसे डेवलपमेंट है। कहते हैं बिफोर 1947 मोस्ट मेडिसिन वर इम्पोर्टेड, जैसे हमें बताया कि दो तो कंपनी थी, तो मोस्टली हमारी मेडिसिन थी वो इम्पोर्ट की जाती थी, ठीक है? इंडियन कंपनीज बहुत कम थी, इसलिए मेडिसिन का खर्चा ज्यादा बढ़ जाता था, क्योंकि हमारे मोस्टली इम्पोर्ट वगैरह कराना पड़ता था। और जो इम्पोर्ट भी होते थे तो बहुत कम अमाउंट में होते थे, और जो अपने मैन्युफैक्चर भी होते थे बहुत कम अमाउंट में मैन्युफैक्चर होते थे, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बहुत सारा अपना क्या कह सकते हैं उसको, जैसे होता है ना कि कंपटीशन कम हो तो लोग उसका प्राइस भी बढ़ाते हैं। जैसे मार्केट में अगर कोई चीज कम है ऑलरेडी, तो वो
कोई भी अपना सेलर है, कोई भी वो बढ़ा के बेचेगा कि 10 का है तो 20 का बेचेगा, है ना? वैसा सिस्टम आया था। फिर कहते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की शुरुआत कैसे हुई? देखो, 1901 में हमारे बेंगोस केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसके फाउंडर कौन थे? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, इन्होंने इन्वेंट किया इसको। मतलब फाउंडर थे इनके, ठीक है। इंपोर्टर्स क्या थे? तो ये फर्स्ट हमारी कंपनी थी, स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन इन इंडिया। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी। ये क्या, रिड्यूस डिपेंडेंस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड मेडिसिन की है। यही है कि अगर इंडिया में मेडिसिन बनने लगी तो हम दूसरे देश से क्यों मंगवाएंगे, ठीक है, यही बात होगी। अब ये अलंबिक आ गई, ओल्डेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है, आज भी अलंबिक, आपने कभी सुना हो तो। मैन्युफैक्चर क्वालिटी मेडिसिन, अच्छी क्वालिटी बनाता है ये इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें बात आ गई है कि कुछ इंडिपेंडेंस के बाद, ग्रोथ आफ्टर इंडिपेंडेंस, प्रोड्यूस मेडिसिन इंडिया, रिड्यूस इंपोर्ट्स, मेक मेडिसिन अफोर्डेबल, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, वही है, ठीक है। उसके बाद हमारा कुछ आया एक पेटेंट एक्ट 1975। इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या है? दिस एक्ट चेंज द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इट अलाउज इंडियन कंपनीज टू मैन्युफैक्चर मेडिसिन यूजिंग डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखो, यहाँ पे इन्होंने बोला है डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज कर सकते हैं, बट जो उसका सोल्ट है, जो उसका अपना कॉम्पोजिशन है, वो सेम रहेगा। ये फार्माकोपी हमारा कहता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप कर सकते हो आगे पीछे, बट जो कॉम्पोजिशन है वो हमेशा सेम रहना चाहिए, ठीक है। जेनरिक मेडिसिन प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। जेनरिक मेडिसिन वो होते हैं जो हमारे ब्रांडेड नहीं होती, जैसे कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो जेनरिक मेडिसिन प्रोड्यूस करती है, जैसे सन फार्मा भी जेनरिक मेडिसिन प्रोड्यूस करती है। ब्रांडेड भी है बट जेनरिक भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे है कि मोर कंपनीज एंटर इन द मार्केट, बहुत सारी कंपनीज मार्केट में ओपन होगी, इतना समझो कि बहुत सारी कंपनीज अपनी इंडिया में आ गई, ठीक है। जो बनाने पड़ी, मेडिसिन प्राइस डिक्रीज। ऑब्वियसली अगर कंपटीशन बढ़ गया है, जैसे आप सोचो कि आप बाजार में केले बेच रहे हो, ठीक है, और आप मार्केट में अकेले पर्सन हो, तो आप 70 का भी बेच सकते हो, 80 का भी बेच सकते हो, बट आपके साथ एक और पर्सन आ गया है जो केले बेचने लग पड़ा है, ठीक है। उसने भी अपनी रेडी लगा दी है, तो वो वेंडर लगा दिया है, तो वो क्या करेगा? तो अब आप सोच रहे होगे कि इससे ज्यादा मैं बेचूं, पाँव में 10 रुपए कम ही कमाऊं, ठीक है। अब आप 60 का बेचोगे, 70 का बेचोगे, आप 60 का बेचोगे, क्योंकि आप चाहते हो मेरे केले ज्यादा बिके, ठीक है। तो यही है, कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइस कम होगा, ठीक है। अब यहाँ है प्रेजेंट पोजीशन ऑफ इंडिया। अब प्रेजेंट क्या पोजीशन है, इंडिया की पोजीशन क्या है प्रेजेंट, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जेनरिक मेडिसिन, आज इंडिया सबसे बड़ा जेनरिक मेडिसिन का प्रोड्यूसर है। बहुत सारे सप्लायर्स है वैक्सीन का, वैक्सीन पता ना आपको क्या होता है, प्रिवेंटिव ड्रग्स, ठीक है। मेडिसिन एक्सपोर्ट मोर देन 200 कंट्रीज, वैसे तो 197 कंट्रीज वर्ल्ड में। कुछ ऐसे कंट्रीज है जिनको नहीं माना जाता, जैसे आयरलैंड वगैरह हो गया, पर यहाँ पे 200 कंट्रीज लिखा था, ऑब्वियसली कुछ बात होगी, क्योंकि ये बुक का डाटा है, ठीक है, बुक का डाटा है, मैंने स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाया है। जो भी आप बुक्स फॉलो करोगे, हमेशा स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करना, ठीक है। ये WHO अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। WHO मतलब कि ये आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन ये अपने को लाइसेंस देता है कि जो आप मेडिसिन बना रहे हो वो सेफ है, इफेक्टिव है, ठीक है। अगर उससे कोई पर्सन लेगा तो वो मरेगा नहीं, ठीक है, वो इफेक्टिव है, ठीक है, मतलब कि वेल अप्रूव्ड है, ठीक है। वही है कि WHO ने अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुल चुके हैं इंडिया में, ठीक है, जो अपने अच्छी क्वालिटी के मेडिसिन बनाते हैं। मेजर फार्मेसी कंट्रीज के कुछ नाम देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन की कैसे डेवलपमेंट हुई, जैसे मैंने बताया था, जो PCI है, ठीक है, ये 1948 में बना, इसका हेडक्वार्टर 19 न्यू दिल्ली में है। रेगुलेट फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करता है, कॉलेजेस को रेगुलेट करता है, मतलब कि कॉलेजेस को एज ए लाइसेंस देता है कि आप आगे फार्मेसी एजुकेशन की स्टडी अपने कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे न्यू कॉलेजेस बने हुए हैं तो उनको लाइसेंस देगा कि आप फार्मेसी पढ़ा सकते हो, ठीक है, अपने कॉलेज में। जितने भी फार्मासिस्ट बनते हैं डिग्री पास करने के बाद, जितने भी बच्चे जो भी फार्मेसी कर लेते हैं, उसके बाद उनको रजिस्टर करवाना पड़ता है अपने स्टेट फार्मेसी में। फिर स्टेट फार्मेसी और सीधा जाता है अपने सेंट्रल फार्मेसी में, जहाँ पे उनके रजिस्टर में नाम ऐड होता है, फिर उनको लाइसेंस मिलता है। पता है ना आपको, लाइसेंस ऐसे नहीं मिल जाता B.Com के बाद, आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है। 6 मंथ से लग जाते हैं आपको मिनिमम लाइसेंस आने में, ठीक है। तो ये है श्योर एथिकल फार्मेसी प्रैक्टिस। कि अब एथिकल फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होता है कि जो पर्सन है जो फार्मेसी प्रैक्टिस कर रहा है, डिस्पेंस कर रहा है मेडिसिन, उसको कैसे बिहेव करना चाहिए पेशेंट के साथ, ठीक है। ये सब ये सिखाता है, जैसे कि उसे ऐसा फील करवाएं कि अगर उसको कोई डिसीज है अभी, तो उसको ऐसा फील करवाएं कि वो सिर्फ सही हो जाएगा। बहुत सारे होते हैं, वो आगे बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। अब यहाँ पे आता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड, वही है CDSCO क्या कहता है। ये हमारे न्यू ड्रग्स को अप्रूवल देता है, जैसे मैंने बताया था कि जैसे केमिकल पे अपने एनिमल्स पे ट्रायल हो गया, तो अपना CDSCO के पास रिपोर्ट जाएगा। फिर वो बोलेगा कि हाँ ह्यूमन पे कर सकते हो आप ट्रायल, फिर ह्यूमन पे जाएगा, फिर CDSCO के पास रिपोर्ट जाएगा, फिर वो अप्रूव करेगा, वही अप्रूव क्लिनिकल ट्रायल्स ह्यूमन पे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। एंश्योर ड्रग सेफ्टी क्वालिटी, ये है, ठीक है। उसके बाद 2024 में IPC आया। अब ये क्या होता है? पब्लिश इंडियन फार्माकोपिया, सेट ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर, ये जो अपना इंडियन फार्माकोपिया बना था ना, अपना 1940 के इसमें बना था। उसके बाद IPC ने उसमें कुछ अपने, हम कह सकते हैं कुछ उसमें चेंजेस किए, ठीक है। एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनी 2004 में IPC, उसने कुछ फार्माकोपियस में कुछ एड अप किया, कुछ सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग अपने
ऑर्गेनाइजेशन बनी है, आप रीड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे कुछ अपने माइलस्टोन्स है, ईयर्स हैं, जिसमें अलग अलग अपने एक्ट्स आए, जैसे एशियन पीरियड में हम ये पढ़ते थे, 1901 में ये चीज आया, 1932 में फर्स्ट फार्मेसी कोर्स शुरू हुआ, 1939 में इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन स्टैब्लिश हुआ, 40 में अपना ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट आया। तो आप रीड आउट कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, और अगर आपको आगे की वीडियो भी ऐसी चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए, कमेंट में करिएगा अगर आपको कौन से सब्जेक्ट का पहले चाहिए टॉपिक, क्योंकि पहले मैं अभी यूनिट 1 पूरा खत्म करूंगा जनरल फार्मेसी का, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट अपलोड करूंगा, ठीक है। अगर आपको बीच में चाहिए तो आप बोल सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।